हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल MGM कैरियर इंस्टीट्यूट में। आज हम कम समय में NCERT का पूरा चैप्टर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ रिवाइज करने वाले हैं। बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिना कोई ब्रेक के, जिसे कॉमन लैंग्वेज में नर्वस सिस्टम कहा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि यहां पर बिल्कुल भी घास नहीं काटा जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिनमें बड़े बड़े थंबनेल्स लगा देते हैं नर्वस सिस्टम इन 30 मिनट्स 40 मिनट्स, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो बेटा वो घास काट रहे हैं। चाहो तो आप मेरे वीडियो को कंपेयर करके देख सकते हैं, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। हम यही कोशिश करेंगे कि आपका बिना कोई कंटेंट उड़ाए पूरा चैप्टर कम से कम समय में रिवाइज हो जाए, इसकी हम कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। तो सबसे पहले वर्ड आ जाता है हमारा यहां पर में, जिसे नाम दिया जाएगा होम्योस्टेसिस। कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, मतलब बाहर कुछ भी चल रहा हो, हमारी बॉडी में इंटरनल एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली मेंटेन है। जैसे आपकी हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर है, रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग रेट है, ये सारे कॉन्स्टेंटली यहां पर मेंटेन है। तो इनको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री एक्टिविटी बराबर होती रहती है। वॉल्यूंट्री का मतलब क्या हो गया? जिन्हें हम हमारे विल पावर से, मन से कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉल्यूंट्री जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इन एक्टिविटीज को लेकिन क्या करना होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना होता है। कि मतलब डिमांड जब बढ़े तो सप्लाई भी बढ़े, जब डिमांड कम हो जाए तो सप्लाई भी बॉडी की कम हो जाए। तो इन्हें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना होगा। अब कंट्रोल का मतलब तो हमें समझ में आ जाता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब कहें तो क्या होगा? जब टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर। सिंपल लैंग्वेज में दो ऑर्गन जब मिलकर के किसी पर्टिकुलर वर्क को करते हैं तो उसे कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। तो इन सभी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारी बॉडी में कौन काम कर रहा है? न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर के काम कर रहे हैं। न्यूरल सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर में फास्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर रहा है। फास्ट स्पीड सर्विस है बच्चों, तो फास्ट स्पीड सर्विस कर रहे हैं, लेकिन बॉडी में हर सेल तक नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड रेगुलेट नहीं कर सकता। तो फिर उस कंडीशन में स्पेशल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम कौन प्रोवाइड करता है? एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे हमारी ब्लड वेसल है, कितना ज्यादा वास्ट फैला हुआ टिश्यू के फॉर्म में, तो क्या ब्लड वेसल्स के हर सेल पे न्यूरॉन कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन सेल के फंक्शन को 24 घंटे लगातार कंट्रोल की जरूरत होती है। सेल डिवीजन में आप देखेंगे कि अगर सेल डिवाइड हो रही है, रिपेयर हो रही है और कंट्रोल खत्म हो जाए तो कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। तो ऐसे ही तो जहां पे नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड रेगुलेट नहीं कर सकता, वहां कौन काम करेगा? एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर के हमारी बॉडी की वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। एक एक करके इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम के अंदर में स्पेशलाइज्ड सेल अपन को दिखाई देती है, जिसे अपन ने नाम दिया न्यूरॉन, जो कि लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी भी कंसिडर किया जाता है। अब न्यूरॉन अपने मैसेज को, करंट को या इंपल्स को अपने टारगेट ऑर्गन पर पहुंचाने का काम करती है। तो इतना फास्ट होता है कि यहां पर में क्या दिखाई देता है आप लोगों को? इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ये मिलेगा। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होने के लिए क्या जरूरी है बच्चों? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। जैसे कि बटन से पंखे को कनेक्ट रखोगे, तार से कनेक्ट रखोगे, तभी बटन दबाने पे पंखा चलेगा। उसी तरीके से हमारे ऑर्गन के वर्क तभी होंगे जब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा। पता लगे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करना है और करंट कहीं और जा रहा है, तो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन के लिए आपका स्टमक पर मैसेज जाना जरूरी है। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्यों? क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए। तो इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिशन करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन यहां पर होना जरूरी है। इस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की वजह से क्या होता है कि नर्वस सिस्टम का जो रेस्पॉन्स होता है बच्चों, ये कैसा हो जाता है? फास्ट हो जाता है। क्योंकि फास्ट स्पीड सर्विस तो हम बोल ही रहे हैं, क्योंकि करंट के बारे में भी आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इसी के साथ में इनका जो रेस्पॉन्स होता है
वो कैसा होता है, एग्जैक्ट होता है, लोकलाइज होता है, मतलब जिस पॉइंट के ऊपर में मैसेज भेजना है सिर्फ वहीं पर मैसेज जाता है, ये वाली बात है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन का, तो स्टमक पे मैसेज गया तो स्टमक ही वर्क करेगा, वहीं पेरिस्टालसिस होगा। इस तरीके से दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं, लेकिन इनके जो रेस्पॉन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कम समय में काम करते हैं और खत्म हो जाते हैं, फिर नया वर्क के लिए नया मैसेज आता है। इसी तरीके से हम बात करें, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है हार्मोन्स के थ्रू। एंडोक्राइन सिस्टम में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पहले हम बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में अगर जनरल इंट्रोडक्शन सबसे पहले लें तो न्यूरल सिस्टम जो होता है स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है, जिसे मैंने आपसे कहा है न्यूरॉन, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट द डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस क्या होता है कि जैसे हमने कहा ना होम्योस्टेसिस, तो हमारी बॉडी के बाहर जो भी एक्सटर्नल चेंज होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी में इंटरनल होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करने की कैपेसिटी होती है, उन सभी एक्सटर्नल चेंज को स्टिमुलस कहा जाता है। जैसे गर्मी के दिनों में आपकी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो स्वेटिंग होती है, तो हाई टेम्परेचर एक स्टिमुलेशन है। तो यही स्टिमुलेशन को डिटेक्ट करके, तो इन्हें क्या कहा जाता है, डिटेक्ट का मतलब सेंसिटिविटी, किस सेंसेशन को रिसीव करने की कैपेसिटी होती है। इसके बाद आती है एक्साइटेबिलिटी, मतलब उसे लिया जा सकता है, पता लगाना ही जरूरी नहीं है, उसको ग्रहण करना, रिसीव करना भी जरूरी है। फिर उसके बाद में उन्हें कंडक्शन करना है, कंडक्टिविटी। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको यहां दिखाई देती है न्यूरॉन की वजह से। अब ये यहां पर देखें तो डाइवर्सिटी से थोड़ा सा यहां दिया गया है कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि सीलेंट्रेटा में अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल हाइड्रा, तो उनके अंदर में जो नर्वस सिस्टम है वो सिंपल टाइप का होता है, केवल कुछ एपोलर टाइप के न्यूरॉन ही आपको यहां पर दिखाई देते हैं, केवल इतना सा पार्ट आपको दिखेगा। जबकि न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है इंसेक्ट के अंदर में। कॉकरोच के डायग्राम के अंदर देखा होगा कि उसके अंदर ब्रेन भी प्रेजेंट है, उसके साथ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। इन टर्मिनोलॉजी को अपन थोड़ी देर में देखते हैं। जबकि वर्टिब्रेट हमारे अंदर बात करें तो नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। अब यहां पर में हमने नर्वस सिस्टम देखा, तो सिस्टम किससे बनता है, ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बनते हैं, टिश्यू से। तो ऑर्गन के बारे में अगर हम बात करें तो चलिए यहां पे हम देखते हैं, तो ह्यूमन का जो न्यूरल सिस्टम है बच्चों, ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें कौन कौन आएंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है, जो हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। मतलब हमारी बॉडी जो डिटेक्ट करती है, सेंस करती है, उसे रिसीव करना और उसके लिए एप्रोप्रिएट मैसेज का ट्रांसफर करना, यह काम है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। जैसे कि अगर मैं आपको डायग्राम बना करके दिखाऊं, ये ब्रेन और उस पर रोप लाइक स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड, ये तो सीएनएस हो जाता है। अब लेकिन ये तो हमारे ब्रेन और बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम के अंदर में रखा हुआ होता है। इसके अलावा बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करने वाला दूसरा सिस्टम हो जाता है, जिसे नाम दिया जाता है क्या, पीएनएस। नाम से पता लग रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब अराउंड, चारों तरफ। किसके चारों तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चारों तरफ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। तो ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए जितने भी न्यूरॉन यहां से एग्जिट करते हैं और एंट्री करते हैं, तो सीएनएस के बाहर जितने भी न्यूरॉन हैं उसे पीएनएस कहा जाता है। तो पीएनएस कंप्राइज ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद सीएनएस, कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड। अब ये फाइबर 2 टाइप के होते हैं, क्या से कि एक तो आपको क्या मिलेंगे कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया और एक दूसरा हमारा बॉडी ऑर्गन हो गए। कुछ न्यूरॉन तो ऐसे होंगे बच्चों जो ऑर्गन के मैसेज को सीएनएस पे लेके जाएंगे, इन्हें क्या नाम दिया जाता है, सेंसरी या फिर कहा जाता है एफरेंट, ये होगा। फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैसेज को कहां भेज देंगे, ऑर्गन्स पर। तो जो बाहर लेके जाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, मोटर और इफरेंट नाम दिया जाता है। तो ये ट्रिक अपन ने यहां बना रखी है, SAME, सेम। तो सेंसरी एफरेंट होता है और मोटर इफरेंट होता है। तो यहां पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बच्चों डेफिनेशन 3 टाइप की होती है, उनमें से एक हो गई
कि हमारे सीएनएस से निकलने वाले न्यूरॉन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो सेंसरी या मोटर हो सकते हैं। अगर ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन अगर हमारे ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं, मतलब ब्रेन में आने वाले और ब्रेन से जाने वाले, तो इन्हें क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व्स, ये नाम दिया जाता है। ये बात हो गई। और अगर स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएट होते हैं तो इन्हें स्पाइनल नर्व नाम दिया जाता है। ये यहां पर में टर्मिनोलॉजी हो जाती है। तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व इस तरीके से होती है। तो पहली डेफिनेशन, पीएनएस इज कंपोज्ड ऑफ आफ्रेंट एंड एफरेंट फाइबर्स। सेकेंड डेफिनेशन कि पीएनएस इज कंपोज्ड ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, ये यहां पर में हो जाती है। अब यहां पर में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व जो ब्रेन या स्पाइनल को किसी से भी हो बाहर निकलते हैं, तो ये यहां पर आपको दिखाई देंगे कि जो मोटर न्यूरॉन निकल रहे हैं अगर हमारी बॉडी के विसरल ऑर्गन्स को जाते हैं तो उन्हें नाम दे दिया जाता है क्या? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या विसरल नर्वस सिस्टम, ये नाम दे दिया जाता है। और अगर यही मैसेज को लेकर के हमारे स्केलेटल मसल्स या वॉल्यूंटरी सिस्टम पे जाते हैं तो इन्हें नाम दे दिया जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एनसीईआरटी की थ्योरेटिकल लाइंस देखें तो एफरेंट नर्व फाइबर किसे कहा जाता है? जो टिश्यू से सीएनएस की तरफ मैसेज लेके जाती हैं, जो मैंने ऊपर डायग्राम से समझाया। इसी तरीके से एफरेंट फाइबर्स किसे कहा जाता है? जो ट्रांसमिट करती है सीएनएस टू द कंसर्न पेरिफेरल ऑर्गन, मतलब बाहर वाले ऑर्गन्स को, ये कहा जाता है। अब इसमें पीएनएस दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक क्या कर रहा है? रिले कर रहा है, मतलब ट्रांसफर कर रहा है इंपल्स को, कहां से? सीएनएस से स्केलेटल मसल्स पे। तो सीएनएस से स्केलेटल को मसल्स को लेके जाने वाले को कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इंपल्स को कहां से? सीएनएस से इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी पर ट्रांसमिट करता है। ये आपको दिखाई देगा। इसी के साथ में हम देखें तो और यहां जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इनवॉल्यूंटरी सिस्टम है बॉडी का, उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो ये दो पार्ट्स में है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है? इमरजेंसी के टाइम पर। ये आपको दिखेगा। इमरजेंसी कब? कि फियर के टाइम पर, जब या तो आप उस सिचुएशन को फेस करेंगे तो फाइट, या उसे अवॉइड करेंगे तो फ्लाइट। इस समय पर ये वर्क आपको करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरे नंबर पे अपन देखते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक कब काम करते हैं? रेस्ट के टाइम पे। एग्जांपल, डाइजेशन ऑफ फूड, ये दिखेगा। अब इसी तरीके से हम देखें तो यहां से कुछ क्वेश्चन आए हुए बच्चों, जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि इमरजेंसी का मतलब यहां पर, तो एआईपीएमटी 2012 के अंदर में यहां से क्वेश्चन आया कि एक पर्सन जो एक खाली रूम के अंदर एंटर करता है तो उसे गेट खोलते ही स्नेक, सांप दिखाई देता है, तो कौन सा सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम वर्क कर रहा है? तो आंसर क्या होगा उसका? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हो जाता है। दूसरे नंबर पे बात करें तो बात आती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट के टाइम पर काम करता है। तो ये आपका एआईपीएमटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ 2014 के अंदर, 2014 के अंदर में, कि हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट, जो कि बेसिकली कहां दिया हुआ है? एनसीईआरटी के पेज नंबर 287 पे दिया हुआ है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी के अंदर में, कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऐसे नोड की एक्टिविटी को क्या करता है? कम कर देता है और कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज कर देता है। तो पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को और कार्डियक आउटपुट को, दोनों को ही डिक्रीज करने का काम करता है। इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया विसरल नर्वस सिस्टम, तो ये तो क्या कर रहा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही दूसरा नाम है। अब इसमें नर्व्स और गैंग्लिया आते हैं, इसे थोड़ी देर में अपन आगे बात करेंगे। तो नर्व्स और गैंग्लिया पीएनएस की टर्म होती हैं, कि मतलब जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के साथ में वापस बताता हूं। इसके साथ देखें न्यूरोनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, क्योंकि अपन ने कहा कोई भी सिस्टम है वो बना है ऑर्गन से, ऑर्गन बना है टिश्यू से, टिश्यू बना है सेल से। तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसकी सेल्स कौन सी हैं? तो सेल्स हैं इंपॉर्टेंटली न्यूरॉन। तो यहां पर छोटा सा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो नर्वस टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू में आपको दो टाइप की सेल दिखाई देती हैं। एक तो आपको मिलेगी बच्चों न्यूरॉन, और दूसरी आपको दिखाई देगी यहां पर में ग्लियल सेल्स।
न्यूरॉन के बारे में जब अपन बात करें तो ये कैसी होती है, यहां पर में एक्साइटेबल। जो हम प्रॉपर्टी नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं वो केवल और केवल न्यूरॉन की वजह से है यहां पर में। और न्यूरॉन एक्साइटेबल है, इसी के साथ में कैसी है, कंडक्टिव सेल होती है बच्चों आप लोगों को। लेकिन न्यूरोग्लियल सेल्स क्या है यहां पर में, नॉन एक्साइटेबल, ये आपको दिखाई देती है। नॉन एक्साइटेबल के साथ साथ में कैसी है, नॉन कंडक्टिव होती है। अब ये यहां पर स्पेशल अलग टाइप की ग्लियल सेल क्यों लगाई गई, आप सोच रहे होंगे। इसका लगाने का कारण क्या है, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि इनमें रीजनरेशन नहीं होता, रीजनरेशन पुअर है, खत्म है। तो खत्म है तो फिर ये डैमेज हो जाए तो इसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। इसकी वजह से यहां पर में ग्लियल सेल, तो ये क्या कर रही है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर में, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। यहां पर में क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है हमारे न्यूरॉन्स को, ताकि वो डैमेज न हो जाए। तो ये दिखेगा। अब इस तरीके से प्रोटेक्शन कर दिया, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में कहें तो न्यूरॉन के बारे में कहें तो न्यूरॉन एक तरीके के कैसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। और मेजरली अगर हम बात करें तो ये 3 पार्ट से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें सेल बॉडी या साइटोन नाम दिया जाता है, दूसरा डेंड्राइट और तीसरा एक्सोन ये होता है। चलिए अब इसके डायग्राम के साथ ही अपन इसको एक एक करके बात करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो ये यहां पर मैं आपको सेल बॉडी या साइटोन ये दिखाई देता है। अब ये क्या है, न्यूरॉन का सेंटर दिखाई देता है। सेंटर जो है, तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है न्यूरॉन की, वो सारी की सारी सेल बॉडी में होती हैं। अब इसी सेल बॉडी के साथ में यहां पर मैं आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो साइटोप्लाज्म इसमें भरा होता है, जिसमें सिंगल न्यूक्लियस लगा हुआ होता है। सिंगल न्यूक्लियस के साथ में देखेंगे तो यहां पर में सेल के ऑर्गेनल्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बच्चों। लेकिन यहां पर में सेंट्रियोल्स जो हैं, जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो एब्सेंट होते हैं। तो सेल डिवीजन नहीं हो पाता, इसीलिए रीजनरेशन। इसीलिए मैंने आपको पीछे क्या कहा, ऊपर की तरफ यहां, कि ये कैसी है कि एक्साइटेबल सेल है लेकिन रीजनरेशन नहीं होता। इसीलिए न्यूरॉन को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने के लिए ग्लियल सेल की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि ये डैमेज ना हो। तो ये बिना डैमेज हुए थ्रू आउट द लाइफ वर्क करता है। और यहीं से हमें पता लगता है कि नर्वस टिश्यू के अंदर जो ग्रोथ है वो कैसी है, ऑक्जेटिक ग्रोथ है। मतलब बर्थ के बाद में नया न्यूरॉन नहीं बनता, नंबर ऑफ न्यूरॉन सेम रहते हैं, केवल इनकी लंबाई इलोंगेशन होता हुआ आपको दिखाई देता है। अब ये अपन ने कहा, इसी के साथ साथ यहां पर कुछ स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स आपको दिखाई देते हैं जिन्हें निसल ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। ये बेसिकली राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस करने में पार्टिसिपेट करते हैं। कहां कहां होते हैं ये, एक तो डेंड्राइट के अंदर होते हैं, एक साइटोन के अंदर होते हैं। एक्सोन के अंदर निसल ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब इसी साइटोन के ऊपर देखेंगे तो छोटे छोटे हाईली ब्रांच रिपीटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, जिन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। तो ये आपको प्रोसेसेस दिखाई देंगे यहां पर में। तो डेंड्राइट्स यहां पर में क्या होंगे कि शॉर्ट रिपीटेड हाईली ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर को डेंड्राइट कहा जाता है। अभी जो डेंड्राइट है ना बच्चों, स्पेशलाइज्ड है। इसके अंदर में आप देखोगे तो इनके आउटर सरफेस के ऊपर में क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर्स आपको लगे हुए दिखाई देते हैं। ये रिसेप्टर्स ही आपके एक्सटर्नल चेंज को डिटेक्ट करके रिसीव करते हैं, और रिसीव करके उस मैसेज को, इंपल्स को साइटोन की तरफ ट्रांसफर करते हैं, टुवर्ड्स द साइटोन। तो यहां पर मैं डेंड्राइट, ये मैंने डेफिनेशन बताई, दीज फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, किस सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं, तो सेंटर की तरफ कंडक्शन करने वाले पार्ट को क्या कहा जाता है कि सेंट्रीपीटल कंडक्शन, ये यहां पर में करते हैं। और इसीलिए डेंड्राइट्स को न्यूरॉन का क्या पार्ट कहा जाता है, एफरेंट पार्ट इसे नाम दिया जाता है। एफरेंट का मतलब सेंसरी पार्ट, डिटेक्ट करने वाला ये होता है। इसी के बाद में नेक्स्ट और आगे की तरफ जाते हैं तो इसके आगे लॉन्ग, साइटोन से एक लॉन्ग फाइबर दिखाई देता है जिसे फंक्शनल पार्ट कहा जाता है। तो ये एक्सोन है, इसे क्या कहा है, फंक्शनल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। फंक्शनल पार्ट क्यों, क्योंकि हमने कहा ना वायर ऑफ द बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी न्यूरॉन होता है। वो किसकी वजह से, एक्सोन की वजह से। अब एक्सोन के ऊपर जब हम बात करते हैं और आगे की तरफ में, तो आपको क्या मिलेगा कि लॉन्ग अनब्रांच प्रोसेस होता है। इसका एक एंड तो किससे कनेक्टेड है, साइटोन से। तो डेंड्राइट से जो मैसेज साइटोन पर आए
वो साइटोन के मैसेज एक्सॉन से होते हुए साइटोन से दूर चले जाते हैं। तो सेंटर से दूर लेके जब ये जाते हैं तो ये देखो कि लॉन्ग फाइबर होते हैं, तो इस तरीके से यहां पे मिलेंगे। तो एक्सॉन ट्रांसमिट इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये आपको साइटोन से दूर लेके जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फंक्शनल पार्ट या मोटर पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। और कंडक्शन कैसा हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल, ये कंडक्शन इसमें मिलेगा। अब इसका एक पार्ट तो आपको क्या है, साइटोन से कनेक्टेड होता है, और साइटोन से जो पार्ट आपको कनेक्टेड दिखाई देता है तो उसे नाम दिया जाता है बच्चों यहां पर में क्या, एक्सॉन हिल्लॉक, ये नाम इसका बन जाता है। जबकि एक्सॉन का जो दूसरा टर्मिनल एंड होता है, इस पूरे पार्ट को नाम दिया जाता है बच्चों टेलोडेंड्रिया। अब ये टेलोडेंड्रिया में क्या होता है कि बटन लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं। इन बटन लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, सिनेप्टिक नोब, ये नाम दिया जाता है। अब ये जो सिनेप्टिक नोब होते हैं ना बेटा, इसके अंदर छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है सिनेप्टिक वेसिकल्स, और इस सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर में केमिकल भरा होता है जिसे कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो डेंड्राइट रिसीव करने का काम करते हैं, और सिनेप्टिक नोब में जो टर्मिनल एंड होते हैं ये मैसेज को न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। और यहां से जस्टिफाई होता है एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी का, यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन, कि डेंड्राइट के पास रिसेप्टर है, वो रिसीव कर सकते हैं, लेकिन सिनेप्टिक वेसिकल्स के पास में न्यूरोट्रांसमीटर है, ये केवल ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन सिनेप्स यहां रिप्रेजेंट करता है। चलिए वापस आते हैं, तो ये यहां पर में तो लॉन्ग डिस्टल फाइबर होता है, ईच ब्रांच बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होती है जिसे सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। इनके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट होते हैं जिनमें केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है जो न्यूरॉन से न्यूरॉन मैसेज को ट्रांसमिट करने में पार्ट लेता है। अब यहां पर में डेंड्राइट और एक्सॉन जो ये प्रोसेस हैं, जो न्यूराइड्स हैं, इनके बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो न्यूरॉन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। यहां सबसे पहले नंबर पे बात करें मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन का मतलब एक साइटोन है जिसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं और यहां पर एक एक्सॉन है, इस तरीके से। तो बहुत सारी डायरेक्शन से ले सकता है, रिसीव करके अलग अलग भेज सकता है, इसीलिए नाम बना मल्टीपोलर न्यूरॉन। मतलब 2 और मोर डेंड्राइट्स फाउंड होंगे। मोस्ट कॉमन जो हमारी बॉडी में ज्यादातर न्यूरॉन है वो कैसे हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन टाइप के ही होते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं यहां पर में बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन में क्या होगा, साइटोन तो अपनी जगह है, एक डेंड्राइट होगा और एक एक्सॉन होगा, तो एक डायरेक्शन से रिसीव करेंगे और एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट करेंगे, तो सिंगल डायरेक्शन में ही जाएंगे, इसीलिए नाम बन जाता है बाइपोलर न्यूरॉन। ये 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट ये मिल जाएगा। कहां मिलते हैं, हमारे रेटिना ऑफ आई में मिलते हैं, और हमारे नोज की जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है ना, स्किनिडेरियन मेम्ब्रेन, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, उसमें प्रेजेंट होते हैं बच्चों। इसके बाद में 3rd नंबर पे आ जाता है यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होगा, ओनली 1 एक्सॉन आपको यहां दिखाई देता है, तो साइटोन सब जगह से लेगा लेकिन ट्रांसमिट करने की डायरेक्शन सिंगल रहेगी, एक पोल है, ओनली 1 एक्सॉन। कहां मिलेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। क्यों, क्योंकि ये कैसे डेवलपमेंटल न्यूरॉन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर में, ऐसा। इसी का मॉडिफिकेशन, इसी का एक क्लासिफिकेशन है जो हम स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ेंगे, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन क्यों बोला, क्योंकि साइटोन पर एक ही एक्सॉन होता है बेटा, और उसका लेकिन वो एक्सॉन आगे जाके ब्रांच हो जाता है, एक रिसीविंग का काम करता है, एक ट्रांसमिट काम कर रहा है, लेकिन साइटोन पर तो एक ही प्रोसेस है, एक्सॉन, इसीलिए यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन इसे नाम दिया जाता है। अब ये तो अपन ने देखा। अब न्यूरॉन के ऊपर में जब कंडक्शन करना होता है, डैमेज से प्रोटेक्शन करना होता है, तो इसके ऊपर में इंसुलेटर लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि हमने कहा ना कि फास्ट स्पीड कंडक्शन करना है, तो फास्ट स्पीड कंडक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर माइलिनेटेड, या यूं कहे सिंपल करते हैं इसको, कि हमारी बॉडी के अंदर में 2 टाइप के न्यूरॉन मिलते हैं, एक माइलिन वाले, एक नॉन माइलिन वाले। माइलिन वाले के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो कैसे होते हैं, माइलिन क्या है, माइलिन एक तरीके के फोस्फोलिपिड होते हैं बेटा, और फोस्फोलिपिड स्फिंगोलिपिड इसका एग्जाम्पल है। स्फिंगोलिपिड जो ब्रेन में डिपॉजिट होता है न्यूरॉन के अराउंड में, तो उसे माइलिन नाम दे दिया जाता है। इसके लिए क्या चाहिए आप लोगों को, कि इसके लिए चाहिए थायरोक्सिन हार्मोन,
और इसके साथ में चाहिए विटामिन B12, साइनोकोबैलेमाइन, ये नाम दिया जाता है। अब ये करता कौन है, इसे बनाता कौन है, इसके बारे में अपन यहां बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो बनाने वाले न्यूरॉन हैं उसे तो क्या कहा जाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करने का काम कौन करता है, श्वान सेल, ये होगा। तो माइलिन शीथ, तो यहां पर में देखिए कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनवलप्ड विद श्वान सेल होगी, लेकिन जो कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करेगी और माइलिन शीथ के बीच में जो गैप आता है उस गैप को नाम दिया जाता है क्या, नोड ऑफ रेनवियर। ये हमारे कंडक्शन को फास्ट करता है। अभी मैं आगे जब कंडक्शन बताऊंगा तब वहां पर माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी के साथ में हम बात करें तो ये गैप बिटवीन टू एडजासेंट, ये ध्यान रखने वाली बात, क्वेश्चन आया हुआ यहां से, टू एडजासेंट माइलिन शीथ, उसे नाम दिया जाता है क्या, नोड ऑफ रेनवियर। और इसी से श्वान सेल के बेसिस पे क्वेश्चन आया नीट 2017 के अंदर में, क्या आया कि माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो आंसर क्या है, श्वान सेल एज वेल एज ओलिगोडेंड्रोसाइट, क्योंकि पीएनएस के अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल और सीएनएस के अंदर में ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये यहां पर में काम होती है, ठीक हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात, ये बात कर रहे हैं किसकी, पीएनएस की, कि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जो हैं उन पर भी श्वान सेल प्रेजेंट होती हैं, लेकिन उन पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती। कहां मिलते हैं, ऑटोनॉमिक एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली ये डेफिनेशन बताई इन्होंने पीएनएस की, कहने का मतलब 3 डेफिनेशन बता दी कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो वहां पर में क्या होगा कि श्वान सेल प्रेजेंट होगी माइलिन शीथ के साथ, कहां मिलेंगे, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स के अंदर, मतलब पीएनएस में। तो 3 डेफिनेशन होगी, एक तो पीछे बोली ऑटोनॉमिक नर्वस, पीछे बोला उन्होंने क्या, आफ्रेंट और इफ्रेंट फाइबर्स से मिलके पीएनएस बनता है। सेकंड डेफिनेशन यहां पर मैं कही क्रेनियल और स्पाइनल नर्व से मिलके बनता है, और थर्ड डेफिनेशन ऑटोनॉमिक एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू पीएनएस बनता है। तो ये हमारा यहां पर में हमने कहा स्ट्रक्चर के बारे में। इसी के साथ बात करते हैं अब ये न्यूरॉन कैसे कंडक्शन करता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो यहां पर मैं कहा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स के बारे में बात करें, तो जैसा अभी मैंने कहा कि न्यूरॉन क्या है, एक तरीके की एक्साइटेबल सेल होती है बच्चों, एक्साइटेबल सेल होती है। यहां पर में इसको छोटा सिंपल बनाते हैं कि यहां पर में जनरेशन एंड कंडक्शन की इंपल्स की बात करते हैं तो यहां 2 स्टेज होती है बच्चों। एक तो बात आती है यहां पर में कौन सी, रेस्टिंग स्टेज के बारे में कहा जाता है, और दूसरी कही जाती है कौन सी, एक्साइटेड स्टेज, ये कहा जाता है। रेस्टिंग स्टेज जब न्यूरॉन कंडक्शन नहीं करता है, एक्साइटेड स्टेज जब न्यूरॉन में इंपल्स ट्रेवल कर रही होती है, ये दोनों बातें होती है। चलिए रेस्टिंग स्टेज के कहा जाए तो क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज में न्यूरॉन कैसा है, एक्साइटेबल है। मतलब कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं, जब न्यूरॉन के ऊपर स्टिमुलेशन प्रेजेंट नहीं होता है। तो जब स्टिमुलेशन प्रेजेंट नहीं है तो न्यूरॉन क्या कर रहा है बेटा, अपना होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहा है। जब न्यूरॉन होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है तो न्यूरॉन कैसा होता है, पोलराइज होता है। पोलराइज का मतलब क्या है, उस पर चार्ज प्रेजेंट होता है, मतलब प्रेजेंट ऑफ चार्ज को पोलराइज कहते हैं। अब कैसा है इसके बारे में बात आती है, सर क्वेश्चन बताओ, पोलराइज का मतलब चार्ज तो है, कैसा है। तो न्यूरॉन पे जब हम बात करते हैं तो बाहर की तरफ तो पॉजिटिव होगा और अंदर की तरफ आपको नेगेटिवली चार्ज दिखाई देगा। तो इस तरीके से चार्ज प्रेजेंट होता है। तो यही देखो कि न्यूरॉन कैसा है बच्चों, एक्साइटेबल सेल प्रेजेंट होता है। अब जो न्यूरॉन यहां पर में एक्साइटेबल सेल प्रेजेंट होगा, न्यूरॉन एक एक्साइटेबल सेल है क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन कैसी है बच्चों, पोलराइज स्टेट के अंदर में होती है। अब बात आती है पोलराइज क्यों होती है, क्यों, क्योंकि जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है ये किसे कहा जाता है बेटा, क्या, एक्सोलीमा, ये इसे नाम दिया जाएगा। एक्सोलीमा के बारे में कहें तो एक्सोलीमा में आपको क्या मिलेगा, यहां पर में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। लिपिड बाइलेयर होती है तो जिसपे अलग अलग ट्रांसपोर्ट होते हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर 132 के ऊपर में आपको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है, एक्टिव और पैसिव। तो एक्सोलीमा के ऊपर में 2 तरीके के ट्रांसपोर्ट लगे होते हैं यहां पर में, एक तो होते हैं चैनल प्रोटीन, एक होते हैं बच्चों कैरियर प्रोटीन। इनके थ्रू आयंस आते जाते हैं तो इनकी वजह से मेम्ब्रेन कैसी हो जाती है,
सेलेक्टिव परमिएबल हो जाती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल जो होते हैं मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं और इनसे अलग अलग आयन आते हैं और जाते हैं। तो मेम्ब्रेन कैसी हो गई? सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल होने की वजह से न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग। जब कोई इंपल्स ट्रेवल नहीं होती है, मतलब रेस्टिंग स्टेज की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग आयन के लिए परमेबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि रेस्टिंग स्टेज पर एक्सॉन की मेम्ब्रेन, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है, बहुत ज्यादा जरूरी, कई बार क्वेश्चन आया हुआ। द एक्सॉन मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल। मोर परमिएबल का मतलब ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा, कि मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम आयंस। ज्यादा परमिएबिलिटी यहां पर में पोटेशियम आयन के लिए होती है, क्योंकि इसके जो चैनल होते हैं वो ज्यादा होते हैं। जैसा हमने कहा सेलेक्टिव परमिएबल है ना, तो जिसके दरवाजे ज्यादा होंगे वो जल्दी आएगा जाएगा, तो इसीलिए पोटेशियम की परमिएबिलिटी ज्यादा होती है। जबकि नियरली इम्परमिएबल, नियरली इम्परमिएबल का मतलब है यहां पर में लेस परमिएबल, मतलब परमिएबिलिटी कम है। किसके लिए? सोडियम आयन के लिए। सोडियम आयन के लिए परमिएबिलिटी कम है क्योंकि इसके चैनल कम है। इसी तरीके से देखें तो मेम्ब्रेन के अंदर में इम्परमिएबल होती है किसके लिए? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए। तो पोटेशियम के लिए ज्यादा परमिएबल है, सोडियम के लिए कम परमिएबल है, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए बिल्कुल भी परमिएबल नहीं होती है। तो अलग अलग ट्रांसपोर्ट होने की वजह से मेम्ब्रेन के दोनों ओर, बाहर और अंदर, इस जगह पर क्या है? अलग अलग आयन की कंसंट्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। कि मतलब अंदर की तरफ तो ज्यादा पोटेशियम हो जाते हैं, उसके साथ साथ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो कि इम्परमिएबल है, ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, वो भी अंदर ज्यादा आपको दिखाई देते हैं। लेकिन अंदर कौन है? लो कंसंट्रेशन है किसकी? सोडियम की। कहां? न्यूरॉन के अंदर। इंपॉर्टेंट बात, मतलब न्यूरॉन के अंदर पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा होते हैं और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। क्यों हो गई भैया ऐसा? क्योंकि मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल है, अलग अलग आयन के लिए परमिएबिलिटी भी अलग अलग होती है। जबकि बाहर की तरफ जब आप देखोगे न्यूरॉन के बाहर, तो एक्सॉन में लो कंसंट्रेशन है पोटेशियम की और हाई कंसंट्रेशन है सोडियम की। उसका उल्टा हो गया अंदर के, तो दस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। मतलब कंसंट्रेशन के अंदर में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और इसी कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से ही मेम्ब्रेन पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है और मेम्ब्रेन पोलराइज हो जाती है। अगर कंसंट्रेशन सेम हो गई ना तो चार्ज खत्म हो जाएगा बेटा। तो सेलेक्टिव परमेबल होने की वजह से मेम्ब्रेन पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है और इसीलिए न्यूरॉन पोलराइज हो जाती है। अब इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को, कंसंट्रेशन अलग अलग जो है अंदर और बाहर की, उसको मेंटेन रखने के लिए दीज आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ध्यान रखने वाली बात कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलोंग एक्सोलीमा इज मेंटेन बाय, तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? सोडियम पोटेशियम पंप या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हमारे ग्रेडियंट को मेंटेन करेगा, जिसके अंदर क्या होगा कि सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम को तो बाहर भेज देगा और 2 पोटेशियम को अंदर ले आएगा। कहने का मतलब यह है कि साइज छोटी है तो 3 सोडियम बाहर चले जाएंगे और उसके रेस्पेक्ट में 2 पोटेशियम ही अंदर आ पाएंगे। तो यहां से देखोगे कि लगातार पोटेशियम की परमेबिलिटी ज्यादा है भैया, तो पोटेशियम ज्यादा बाहर जा रहा है। सोडियम पंप से देखें तो सोडियम भी बाहर ज्यादा जा रहा है, इसीलिए बाहर की तरफ में धीरे धीरे करके पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो डोमिनेट होने लगते हैं और उनकी डोमिनेंसी की वजह से मेम्ब्रेन बाहर पॉजिटिव हो जाती है और अंदर की तरफ नेगेटिव हो जाती है। और इस पंप की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए यहां पर एक एटीपी कंज्यूम कर लिया जाता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो अंदर सबसे ज्यादा कौन होते हैं? फॉस्फेट आयन, नेगेटिवली चार्ज आयंस के फॉर्म में ये दिखाई देते हैं, जबकि बाहर पॉजिटिव चार्ज के अंदर में सोडियम आयन होते हैं। इसीलिए मेम्ब्रेन कैसी हो जाती है? चार्ज हो जाती है।
एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन possess द पॉजिटिव चार्ज, जो मैंने आपसे कहा, while इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन जो है बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, बाहर पॉजिटिव है, अंदर की तरफ वो नेगेटिव है, देयरफॉर, और इसीलिए मेम्ब्रेन को क्या कह देते हैं, पोलराइज बोल दिया जाता है। अब इसी की वजह से जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव का चेंज आ गया, उसे क्या नाम दे दिया जाता है, रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। और जो वोल्टेज आप मेजर करते हो, जिसके रेंज की अगर हम बात करें -70 मिलीवोल्ट, तो उसे कहा जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल। ये इसके अंदर में बात आती है। तो ये तो अपना हो जाता है बच्चों पोलराइजेशन। तो यहां से कुछ क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि रेस्टिंग स्टेज में एक्सॉन की मेम्ब्रेन किस आयन के लिए ज्यादा परमिएबल होती है। तो आंसर क्या होगा, पोटेशियम आयन। किस आयन के लिए एक्सॉन की मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है, तो आंसर सोडियम आयन होगा बच्चों। इसके बाद में नेक्स्ट बात आ जाती है हमारी यहां पर में कि किसके लिए इम्परमिएबल होगा, तो आंसर आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परमिएबल होता है। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में सोडियम कहां ज्यादा होता है, बाहर, पोटेशियम कहां ज्यादा होता है, अंदर, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन कहां ज्यादा होते हैं, अंदर। ये समरी कहा। अब ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रेडियंट है, इसे कौन मेंटेन करता है बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे करेगा, तो कितने सोडियम बाहर भेजेंगे, 3, कितने पोटेशियम को अंदर लाएंगे, 2, और इसमें कितनी एनर्जी यूज हो जाएगी, 1 एटीपी कंज्यूम हो जाएगा। ये पोलराइजेशन होता है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक्साइटेड स्टेज के बारे में हम बात करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं यहां पर में क्या, डीपोलराइजेशन। चलिए डीपोलराइजेशन की बात कर रहे थे। तो यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स एंड इट्स कंडक्शन। तो देखते हैं कि जब यहां पर में अब रेस्टिंग स्टेज से अपन क्या हो गए, एक्साइटेड स्टेज के अंदर में आ गए। तो एक्साइटेड स्टेज के ऊपर यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों, AIPMT 2008 के अंदर में, कि व्हेन अ स्टिमुलेशन अप्लाइड ओवर द पोलराइज मेम्ब्रेन, इंपॉर्टेंट बात, न्यूरॉन स्टिमुलस को कब रिसीव करता है, जब न्यूरॉन कैसा होता है, पोलराइज होता है। व्हेन अ स्टिमुलेशन अप्लाइड ओवर द पोलराइज मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन पे जब पोलराइजेशन होता है, तो जब उस पर स्टिमुलेशन आता है, तो स्टिमुलेशन की साइट पर सोडियम के चैनल ओपन हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर रेस्टिंग स्टेज में तो क्या था, सोडियम की परमेबिलिटी कम है, जिसको मैं यहां पर मैं एक एरो डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट करूं बच्चों नीचे की तरफ, कि जैसे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये कैसा है, -70 मिलीवोल्ट है। इस कंडीशन के ऊपर में न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो ये तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये अपन ने बोल दिया। इस कंडीशन के ऊपर जब हम बात करते आगे, तो यहां पर ये कब है, जब न्यूरॉन के ऊपर में स्टिमुलस जो है वो एब्सेंट है। अब यहां पर अपन ने देखा था कि डेंड्राइट्स हैं बच्चों, डेंड्राइट्स के ऊपर में जब अपन देखते हैं तो यहां पे कौन लगे हुए हैं, रिसेप्टर्स लगे हुए हैं बेटा। जो रिसेप्टर्स यहां पर में लगे हुए हैं, इनके ऊपर में सोडियम के चैनल लगे हुए हैं, लेकिन ये चैनल यहां पर में कैसे हैं, क्लोज होते हैं, बंद होते हैं। जब इस डेंड्राइट के ऊपर में क्या होता है, स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, तो ये सोडियम के चैनल क्लोज से क्या हो जाएंगे बेटा, ओपन हो जाएंगे। और जब सोडियम के चैनल ओपन हो जाएंगे तो उसकी वजह से अब ये चैनल है हाई से लो जाते हैं हमेशा यहां पर में, तो ये क्या करेंगे, सोडियम आयन का क्या करेंगे, इन्फ्लक्स करेंगे, तो सोडियम बाहर से अंदर आने लग जाएगा। तो जब बाहर से अंदर आएगा तो अंदर का नेगेटिव चार्ज को वो कैंसिल करेगा, और यह -60 मिलीवोल्ट वो हो जाएगा, या -50 मिलीवोल्ट हो जाएगा। तो यहां पर में क्या हुआ, +10 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। अगर ये +10 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, तो इसकी वजह से ऑल Na+ चैनल क्या हो जाएंगे बच्चों, ओपन हो जाएंगे। अब जब सारे के सारे चैनल ओपन हो जाएंगे, तो इनकी वजह से सोडियम जल्दी जल्दी अंदर आएगा। तो सोडियम की परमेबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई बच्चों, बढ़ गई। कब, जब स्टिमुलेशन आया। तो रेस्टिंग स्टेज में तो पोलराइजेशन की
पोटेशियम आयन की परमेबिलिटी ज्यादा होती है, जबकि डीपोलराइजेशन में सोडियम की परमेबिलिटी ज्यादा होती है यहां पर चैनल से। तो ये हो जाएगा, सोडियम अंदर आएगा तो जल्दी जल्दी 0 मिलीवोल्ट होगा, लेकिन अभी भी सोडियम के गेट ओपन रहेंगे और ज्यादा होने पर ये कितना चला जाएगा, प्लस का 30 मिलीवोल्ट चला जाएगा। ये हाईएस्ट पोटेंशियल होता है, तो इसे नाम दिया जाता है क्या, एक्शन पोटेंशियल ये कहा जाता है। अब आप ध्यान दो यहां पर में जहां से क्वेश्चन आया कि न्यूरॉन के ऊपर स्टिमुलेशन जब दिया जाता है तो मेम्ब्रेन के पर किसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, सोडियम आयन की। दिस लीड्स टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, इसकी वजह से जल्दी जल्दी सोडियम अंदर आ जाता है, और सोडियम अंदर आ जाएगा तो उसकी वजह से, तो बाहर सोडियम की वजह से पॉजिटिव था, अब वो अंदर आ गया तो अंदर का एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बाहर के रेस्पेक्ट में। तो बाहर नेगेटिव है, अंदर पॉजिटिव हो गया है। तो ये जो चार्ज आप कैसा लेके चले थे और कैसा हो गया, तो इसे क्या कहते हैं यहां पर में, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी ये नाम दिया जाता है। तो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी को, पोलराइज चार्ज का उल्टा होने के प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, डीपोलराइजेशन। तो आप यहां देखोगे द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड द इनर सरफेस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। इस बात के ऊपर भी क्वेश्चन आया AIPMT 2007 के अंदर में कि जब स्टिमुलेशन दिया जाता है या इंपल्स कंडक्शन होती है तो मेम्ब्रेन कैसा होता है। तो मेम्ब्रेन पहले कैसा था, पॉजिटिव था। इस तरीके से जब एक्साइटेड हुआ तो बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर पॉजिटिव हो जाता है। तो यही कि रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी एट द साइट। तो इसकी वजह से आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कैसी हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और अंदर वाली जो सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज दस रिवर्स, उल्टा हो गया, और इसी रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी को ही अपन क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन नाम दिया जाता है। अब ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहां स्टिमुलेशन आया था जिसे साइट ए नाम दे दिया एनसीईआरटी ने, इज कॉल्ड एज अ एक्शन पोटेंशियल ये नाम दे दिया जाता है, जो कि नर्व इंपल्स में कहा जाता है। तो एट द साइट इमीडिएटली अहेड, मतलब ये कहा कि जहां पर में सोडियम के गेट खुले तो वहां पर न्यूरॉन कैसा हो गया, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी मतलब डीपोलराइजेशन, जिसे नाम दे दिया बच्चों साइट ए। लेकिन ठीक आगे की तरफ में जहां तक अभी इंपल्स नहीं गई है, न्यूरॉन अभी भी बाहर पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव होता है। इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव हो जाता है। तो इसे नाम दे दिया जाता है बच्चों यहां पर में क्या, पोलराइजेशन। अब धीरे धीरे न्यूरॉन के अंदर आने से सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, साइट ए से साइट बी की तरफ न्यूरॉन के अंदर सोडियम ट्रेवल करते हैं, जिनसे ये यहां की पोलैरिटी को भी चेंज करते हैं और ये डीपोलराइजेशन कॉज करते हैं। इस तरीके से ए पर जो इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था वो ए से कहां पहुंच जाता है, बी पर। क्यों? क्योंकि ये सोडियम आगे जाकर के बी की जगह वाले सोडियम के जो चैनल हैं इन्हें भी क्या कर देते हैं, क्लोज से ओपन कर देते हैं। तो क्लोज से ओपन होने की वजह से ए पर डीपोलराइजेशन जो है वो कहां पहुंच गया, बी से। अब यहां पर मैं सोडियम आयन बाहर से बी से ए, तो ये आप देखोगे तो क्या देखा यहां पर मैं कि एट द साइट इमीडिएटली अहेड the axon membrane has positive charge on outer surface and negative charge on inner surface. As a result, current flow मतलब impulse travel कर रही है बच्चों, current flows on the inner surface from site A to site B. A से B पर अंदर की तरफ जा रही है जो impulse conduction हुई, on the outer surface करंट फ्लो फ्रॉम बी टू ए। जैसे आप फिजिक्स के अंदर करंट पढ़ते हो ना, सर्किट पूरा होगा तभी करंट फ्लो होगा, तो टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ फ्लो। तो इसी वजह से पोलैरिटी ऑफ द साइट मतलब ए पर तो हो ही गया था, बी साइड पर भी पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, और इसीलिए नाम दे दिया जाता है
कि एक्शन पोटेंशियल बी पर जनरेट हो जाएगा। दस द इंपल्स और एक्शन पोटेंशियल जो साइट ए पर जनरेट हुआ था वो आ जाता है कहां पर में, साइट बी पर। और इसी तरीके से पूरा का पूरा सीक्वेंस रिपीट होगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसे करते करते पूरे टर्मिनल एंड ऑफ द न्यूरॉन पर चला जाएगा। तो इसे नाम दे दिया जाता है क्या, कंडक्शन, ये नाम दिया गया। अब ये तो डीपोलराइजेशन हो गया। अब इसके बाद की स्टोरी को अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि 45 मिनट से लेक्चर ऊपर नहीं लेकर के जाएंगे, इसीलिए डीपोलराइजेशन को यहां कंप्लीट करते हैं और अगले पार्ट में रीपोलराइजेशन, सिनेप्स और ब्रेन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।